गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कॉमर्स में अकाउंट विषय में लेसन 5 जर्नल जर्नल में हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि व्यवसाय में कोई भी लेन देन होता है तो उसका जर्नल में लेखा किस प्रकार किया जाता है। इसी पे आधारित क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुधीर की जर्नल में निम्नांकित सौदे के लेखे करिए। तो प्रिय छात्रों, जर्नल में हमको लेखे करना है तो लेखे करने से पहले सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट तैयार करेंगे, क्योंकि जर्नल में ही लेखे करना है तो इसलिए जर्नल का फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जर्नल का फॉर्मेट तैयार करते समय कुल 5 कॉलम उसमें बनाए जाते हैं। कुल 5 कॉलम, जिसमें पहला आपका डेट होगा, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा लेस नंबर, चौथा डेबिट अमाउंट और पांचवा क्रेडिट अमाउंट। अब डेट में जिस डेट में ट्रांजैक्शन होता है उस दिन का तारीख हम यहाँ पे डालते हैं। फिर पार्टिकुलर्स में उस लेन देन में कौन कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, यानी किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट करना है, इसको हम पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में दिखाते हैं। डेबिट वाले खाते को हम इस लाइन से सटे हुए लिखते हैं, जबकि क्रेडिट वाले खाते को इस लाइन से थोड़ा सा हट करके यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। डेबिट वाले के सामने हम डेबिट और क्रेडिट वाले खाते के सामने हम क्रेडिट नहीं दिखाते हैं, इसलिए कि जब एक खाते को हमने डेबिट कर दिया तो दूसरा खाता आपका क्लियर है कि वो क्रेडिट ही होगा। इसलिए केवल एक खाते को स्पष्ट कर लें तो दूसरा खाता पता चल जाएगा। फिर एंट्री करने के बाद हम शॉर्ट में इसके नीचे नरेशन देते हैं। नरेशन में जो लेन देन का लेखा आपने किया है उसको हम संक्षिप्त रूप में यहाँ पे दर्शाते हैं कि किसका लेखा किया गया है। उस नरेशन को हम छोटे ब्रैकेट में उसको दर्शाते हैं और लिखने के बाद, दर्शाने के बाद उसको हम पतले लाइन से बंद कर देते हैं। ये आपका पर्टिकुलर्स। फिर इसके बाद LF का फुल फॉर्म आपका लेजर फोलियो नंबर यानी खाता पृष्ठ क्रमांक होता है। इस खाता पृष्ठ क्रमांक में उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जिस पृष्ठ पर यह खाता खतियाया गया है। तो एक्चुअल में इस कॉलम का यूज नहीं होता है, इसलिए इसको पतला यहाँ पे बनाया गया है। ये कॉलम आपका पतला होता है। फिर इसके बाद अमाउंट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये जो खाता आपका पर्टिकुलर्स में डेबिट वाला खाता जो है उस डेबिट वाले की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में इसके सामने, और फिर क्रेडिट का जो खाता है वो उसकी राशि क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट वाले के सामने दर्शाते हैं, तब जाके हमारा एक एंट्री फाइनल होता है। तो आइए इसमें प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका दिया है, सुधीर के जर्नल में निम्नांकित सौदे के लेखे करिए। दिया है 1 अप्रैल 2016 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपये। तो प्रिय छात्रों, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपये। तो जब हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो फॉर्मेट तैयार करने के बाद उस फॉर्मेट के ऊपर हम ये दर्शाते हैं कि जिसकी भी जर्नल की पुस्तकों में लेखे किए जा रहे हैं उसका नाम हम ऊपर दर्शाते हैं। तो यहाँ पे सुधीर की पुस्तकों में जनरल पे लेखे किए जा रहे हैं, इसलिए हम ऊपर दर्शाएंगे कि जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुधीर। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुधीर। अब इसके बाद हम जनरल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 1 अप्रैल 2016 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपये। तो डेट वाले कॉलम में 2016 1 अप्रैल
1 अप्रैल को व्यापार प्रारंभ किया है 10,000 रुपए से। तो प्रिय छात्रों, व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री क्या होती है? तो व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री होती है कैश। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है, इसलिए रोकड़ के लिए कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम नरेशन देंगे कि ये एंट्री किसका किया गया है? तो व्यापार प्रारंभ करने का है, तो उसको हम नरेशन में देंगे कि बी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश आरएस 10,000। अब इसको छोटे वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे और नीचे पतले लाइन से बंद कर देंगे। अब इसके बाद अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट डाल रहे हैं कि कितने अमाउंट से या कितनी राशि से व्यापार प्रारंभ किया है। तो 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये क्रेडिट में। अमाउंट क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में और डेबिट का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में डेबिट के सामने। ये हमारा पहला जनरल एंट्री हुआ। इसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है कि 2 अप्रैल को नगद माल क्रय किया 2,000 रुपये। तो फिर डेट वाले कॉलम में 2 अप्रैल नगद माल क्रय किया है। तो प्रिय छात्रों, नगद माल क्रय किया है, तो यहां पे हम देखें कि माल नगद माल क्रय किया है, रोकड़ देकर के। तो प्रिय छात्रों, जब नगद माल क्रय किया है तो इसका मतलब माल क्रय का मतलब खरीदना होता है, यानी माल उसने खरीदा है नगद पैसा देकर के। तो माल या संपत्ति या अधिकार के खाते आपके रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और रोकड़ यानी रोकड़ भी आपकी संपत्ति है, इसलिए रोकड़ भी आपका किस खाते से रिलेटेड होगा? रियल अकाउंट से। तो प्रिय छात्रों, जब दोनों आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट का रूल क्या है कि आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं और जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं। तो ऐसे दशा में जब आप नगद माल खरीदेंगे तो माल आपके पास आएगा और पैसा जाएगा। इसलिए जब माल खरीद रहे हैं तो आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट या खरीदने के लिए हम परचेज अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, यानी परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। वैसे जब माल बेचेंगे तो बेचने के लिए हम सेल्स अकाउंट का यूज करते हैं। तो जब माल आप नगद खरीद रहे हैं तो माल आपके पास आएगा, इसलिए आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट। और जब नगद देके आप माल खरीदेंगे तो नगद जब देंगे तो पैसा बिजनेस से जाएगा और जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं, इसलिए हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट वाले कॉलम में कितना अमाउंट है? 2,000 रुपये। अब यहाँ पे नरेशन में देंगे क्या? ये सौदा किसका हुआ है? तो नगद माल क्रय करने का, खरीदने का, इसलिए बीइंग गुड्स
परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेज यानी माल खरीदा गया। वही अगर उधार माल खरीदते तो उधार खरीदते समय हम जिससे खरीदा गया है उसका नाम भी दर्शाते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, श्याम, मोहन, जो भी हो। लेकिन जब नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब वो नगद लेन देन है, नगद सौदा है, इसलिए केवल हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज यानी माल खरीदा। फिर इसके बाद अगला है 5 अप्रैल मोहन से खरीदा। 5 अप्रैल मोहन से खरीदा। तो प्रिय छात्रों यहां पर भी खरीद रहा है, तो जब खरीदेगा तो माल बिजनेस में आएगा, और आएगा तो माल आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है, और रियल अकाउंट के अंतर्गत रूल क्या है कि आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं। इसलिए जब माल अकाउंट आपके रियल अकाउंट से रिलेटेड है और रियल अकाउंट के अंतर्गत आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, तो ये माल खाता यानी परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहां पर भी परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीद रहा है, मोहन से, मोहन से खरीद रहा है। मोहन से खरीद रहा है तो मोहन व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का खाता किससे रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट से जब रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें माल जब मोहन से खरीदा जा रहा है तो माल कौन दे रहा है, मोहन, इसलिए देने वाले के खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो मोहन के खाते क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्रेडिट हो जाएगा टू मोहन। यहां पे अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि व्यक्ति के नाम के साथ अकाउंट यूज नहीं किया जाता है। यदि अकाउंट लिखना हो तो अपॉस्ट्रोफी से लगा करके फिर हम अकाउंट लिखेंगे, नहीं तो केवल नाम लिख करके छोड़ देंगे टू मोहन। अब अमाउंट क्या है, 5,000 रुपये। अमाउंट वाले कॉलम में 5,000। फिर यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे ये एंट्री किसका हुआ है, तो मोहन से माल खरीदने का। तो ये लेन देन आपका उधार का है। जब भी उधार का लेन देन होगा तो उसमें जिससे खरीदा गया है उसका नाम दिया रहेगा। वैसे बेचते समय भी जिसको बेचा गया है उसका नाम दिया रहेगा। ये उधार के लेन देन में। जब नगद लेन देन होता है तो नगद में आपका व्यक्ति का नाम नहीं दिया होता है, किसको बेचा है या किससे खरीदा है, वो वहां पे व्यक्ति विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पे उधार लेन देन होते हैं वहां पे व्यक्ति का नाम दिया होता है कि किसी से खरीदा है या किसको बेचा है। लेकिन जब नगद लेन देन होते हैं तो वहां पे व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि दिया है मोहन से माल खरीदा, तो मोहन से माल खरीदा इसका मतलब ये उधार लेन देन है, मोहन से उधार माल खरीदा है। इसलिए नरेशन देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे, मोहन से, फ्रॉम मोहन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा। अमाउंट 5,000। प्रिय छात्रों इसके बाद जब लेन देन
का लेखा करते करते, जिस पृष्ठ पे हम लेखा कर रहे हैं, अगर उस पृष्ठ का पेज आपका लेखा करते करते अंत तक भर जाता है और शेष अभी लेन देनों का लेखा करना है, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का हम जोड़ करते हैं, यानी दोनों को जोड़ते हैं और फिर जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम अगले पृष्ठ पर उसको ले जाते हैं। ले जाने के बाद फिर से आगे की एंट्री को हम शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम दोनों कॉलम डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल हम कर रहे हैं। दोनों का टोटल एक सीधी लाइन में होगा। दस दुबारा 17,000, डेबिट में भी होगा 17,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट बराबर है और बराबर होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही राशि से दोनों में लेखे किए जा रहे हैं। तो जब सेम अमाउंट दोनों में दर्शाया जा रहा है, इसलिए उनका टोटल भी सेम आना चाहिए। इसके बाद पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम दिखाएंगे कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, या उसको शॉर्ट में हम सीएफ, सीएफ के नाम से दिखाते हैं। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में कैरी फॉरवर्ड यानी आगे ले जाया गया। ये जो टोटल आया है, इस टोटल को आगे ले जाया जा रहा है, इसलिए पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम दिखाएंगे कैरी फॉरवर्ड या शॉर्ट में इसको सीएफ। कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे ले जाया गया। अमाउंट 17,000 और 17,000। फिर इसके बाद हम अगले पृष्ठ पर जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे और पृष्ठ इस सीएफ के अमाउंट को, यानी जो यहाँ की टोटल आया है, जिस टोटल को यहाँ पे हम लोगों ने किया है, उसको अगले पृष्ठ पर ले जा करके फिर दर्शाएंगे। यानी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ब्रॉड फॉरवर्ड, शॉर्ट में BF, और डेबिट वाले कॉलम में जो टोटल पीछे से लाया गया है वो, और क्रेडिट वाला टोटल, दोनों को अगले पृष्ठ पर हम दर्शाएंगे। फिर दर्शाने के बाद से आगे की एंट्री को हम शुरू करेंगे। तो प्रिय छात्रों, फिर से अगले पृष्ठ के लिए जनरल का फॉर्मेट तैयार किया गया। अब जो पिछले पृष्ठ पर शेष आया था, यानी टोटल जितना किया गया था, उसको हम लोगों ने पर्टिकुलर्स में कैरी फॉरवर्ड दिखाए थे। अब अगले पृष्ठ पर हम उसको पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में दिखाएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, शॉर्ट में इसको हम BF के नाम से दर्शाते हैं। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में जो पिछले पृष्ठ पर टोटल करने पे आया था, वो अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, दर्शा देंगे। तो टोटल करने पे 17,000 आया था, तो 17,000 रुपये डेबिट में और 17,000 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पर भी दोनों अमाउंट सेम एक ही लाइन में होंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम को भी हम दर्शाने के बाद पतले लाइन से बंद कर देंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड, शॉर्ट में BF, दर्शाने के बाद इसको पतले लाइन से बंद कर देंगे। अब इसके बाद से हम फिर से आगे की एंट्री को करना शुरू करेंगे। इसके बाद अगला है 7 अप्रैल, तो 2016 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को दिया है कि मशीन खरीदी 1,000 रुपये। मशीन खरीदी 1,000 रुपये से। प्रिय छात्रों,
मशीन क्या है कि संपत्ति है। मशीन व्यवसाय क्या है? संपत्ति है, एसेट्स। और मशीन को खरीदा है तो नगद खरीदा है, क्योंकि अगर उधार रहता तो जिससे खरीदा उसका नाम दिया रहता, लेकिन जब नाम नहीं दिया कि किससे खरीदा है, इसका मतलब ये नगद खरीदा है। तो प्रिय छात्रों, जब नगद खरीदा है तो नगद में उसने पैसा देकर के खरीदा होगा, तो पैसा यानी कैश देकर के खरीदा होगा, तो कैश भी क्या है? संपत्ति है। कैश भी संपत्ति है। जब मशीन संपत्ति है और कैश संपत्ति है, दोनों संपत्ति है, तो आपको पता है कि संपत्तियों का खाता किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट से। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि आने वाली वस्तु और संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं और जाने वाली वस्तु और संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं। तो ऐसे दशा में जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन व्यवसाय के अंदर आएगा। तो जब मशीन आएगा तो आने वाली वस्तु और संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, तो मशीन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी मशीन अकाउंट डेबिट। और नगद पैसा देकर के आप खरीद रहे हैं, तो जब नगद देके खरीदेंगे तो पैसा जाएगा और जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं, इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश। कितना पैसा देकर के खरीद रहा है? तो 1000 रुपया, इसलिए अमाउंट वाले कारण में 1000 रुपया डेबिट में और 1000 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा? ये लेन देन मशीन खरीदने का है, इसलिए बीइंग मशीन परचेस्ड। बीइंग मशीन परचेस्ड, मशीन खरीदा। इसके बाद अगला एंट्री है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा 560 रुपये। तो डेट वाले कॉलम में 10 अप्रैल फर्नीचर खरीदा 560 रुपये का। प्रिय छात्रों, फर्नीचर खरीदा है तो ये भी फर्नीचर नगद खरीदा है, क्योंकि अगर उधार खरीदा रहता तो जिससे खरीदा उसका नाम दिया रहता, इसलिए नाम नहीं दिया तो ये नगद लेन देन है। तो प्रिय छात्रों, जब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर में क्या है? व्यवसाय की संपत्ति है और संपत्ति का खाता रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। और ये फर्नीचर उसने नगद खरीदा है, तो जब नगद खरीदा है तो वो पैसा देकर के खरीदा होगा, यानी कैश देकर के। तो कैश भी क्या है? संपत्ति है और संपत्ति का खाता भी रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो प्रिय छात्रों, जब दोनों आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि आने वाली वस्तु और संपत्ति के खाते को डेबिट और जाने वाली वस्तु और संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं। तो ऐसे दशा में जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर व्यवसाय के अंदर आएगा। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और नगद पैसा देकर के खरीदेंगे तो पैसा व्यवसाय से बाहर जाएगा, इसलिए जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है? 560। अमाउंट वाले कॉलम में 560 डेबिट में और 560 क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन इससे वैसे ही नरेशन जैसे अभी इसके पहले मशीन खरीदने का हम लोगों ने नरेशन किया है। बस नाम में चेंजिंग हो जाएगा, मशीन की जगह पे फर्नीचर हो जाएगा। तो नरेशन आप लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। फिर इसके बाद अगला है
11 अप्रैल को शंकर को माल बेचा। डेट में 11 अप्रैल शंकर को माल बेचा। प्रिय छात्रों, यह लेन देन आपका उधार का लेन देन है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से नाम दिया हुआ है कि माल बेचा है, तो किसको बेचा है? तो शंकर को माल बेचा है, शंकर को माल बेचा है। तो यहां पे हम देखें कि शंकर व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के खाते किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सनल अकाउंट से। तो शंकर आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है और माल बेचा है, माल आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो अब पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों का रूल हम फॉलो करेंगे कि जब शंकर को माल बेचा है तो माल कौन पाएगा? शंकर। और शंकर व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के खाते किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि पाने वाले के खाते डेबिट होते हैं। तो जब माल बेचेंगे तो माल कौन पा रहा है? शंकर पा रहा है और पाने वाले के खाते क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए शंकर के खाते को क्या किया जाएगा? डेबिट। यानी शंकर डेबिट। और माल बेच रहे हैं तो माल व्यवसाय से बाहर जाएगा। तो जैसे खरीदने के लिए हम परचेज अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, वैसे बेचने के लिए सेल्स अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। तो सेल्स अकाउंट या हम गुड्स अकाउंट भी दिखा सकते हैं। तो हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ये माल बेचा है 3000 रुपये का, अमाउंट वाले कालम में 3000। नरेशन हो जाएगा। ये शंकर को माल बेचने का है, तो वही नरेशन में देखेंगे बी गुड्स सोल्ड टू शंकर। being goods sold to शंकर। पुनः यहां पर हम देखें कि हमारा पृष्ठ जिस पेज पे हम एंट्री कर रहे थे वो पृष्ठ पुनः भर गया। तो ऐसी दशा में अभी आगे की एंट्री को और करना है। तो पुनः हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का हम टोटल करेंगे और फिर जो टोटल आएगा उसको अगले पृष्ठ पर हम ट्रांसफर करेंगे। ये ट्रांसफर करने का काम हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा जनरल एंट्री फाइनल नहीं होता। अगर सभी लेन देन एक ही पृष्ठ पे आ जाते हैं तो उसी पृष्ठ पे हम पूरा जनरल एंट्री कर देते हैं। अगर वो पृष्ठ जिसपे हम जनरल एंट्री कर रहे हैं अगर वो भर जाता है तो फिर उसको हम अगले पृष्ठ पर ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे टोटल करते हैं तो 17 एक 18 और फिर 21,560। ये भी आपको नहीं मिलेगा 21,560। पुनः यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में C/F CF यानी कैरी फॉरवर्ड, इसको आगे ले जाया जाता है। अब फिर इसके बाद हम अगले पृष्ठ पर जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे और फिर इस CF वाले बैलेंस को हम अगले पृष्ठ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में टोटल के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद से जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगले पृष्ठ पर जब जनरल का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो फिर से जो पिछले पृष्ठ पर आपका बैलेंस आया था टोटल करने पे उस बैलेंस को हम अगले पृष्ठ पर ट्रांसफर यानी यहाँ पे हम दर्शाएंगे उसको।
तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हो जाएगा आपका B/F और इसको हम पतले लाइन से बंद कर देंगे। B/F का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी पीछे से आगे लाया गया। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में जो पिछले पृष्ठ पर टोटल किया गया है डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का, वही टोटल को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, दिखाएंगे। तो टोटल करने पे पिछले पृष्ठ पर आया था आपका 21,560 रुपये और क्रेडिट में भी आया था 21,560 रुपये। अब इसके आगे हम अगला एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो आगे है 12 अप्रैल को मोहन को माल वापस किया 50 रुपये का। तो 12 अप्रैल को डेट वाले कॉलम में 12 अप्रैल 2016। अब मोहन को माल वापस किया है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखें कि 5 अप्रैल को मोहन से खरीदा था 5,000 रुपये का माल। तो जब खरीदा था तो उस समय परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ था और उसी खरीदे गए माल में से कुछ माल पुनः मोहन को वापस करना है किन्हीं भी कारणों की वजह से। तो ऐसी दशा में जब खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है तो उसको हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। जब खरीदा हुआ माल किन्हीं भी कारणों से जिससे खरीदे थे उसको वापस किया जाता है तो उसको हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो प्रिय छात्रों, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो माल किसको वापस किया जा रहा है? मोहन को। जब मोहन को माल वापस करेंगे तो मोहन व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के खाते किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि पाने वाले के खाते को डेबिट और देने वाले के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो ऐसी दशा में जब मोहन को माल वापस किया जाएगा तो माल कौन पाएगा? मोहन पाएगा। और पाने वाले के खाते जब डेबिट होते हैं तो मोहन माल पा रहा है तो मोहन के खाते क्या होते हैं? डेबिट। यानी मोहन डेबिट। और खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो माल आपके पास से जाएगा और जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं। तो या तो हम गुड्स अकाउंट भी दिखा सकते हैं या परचेज रिटर्न अकाउंट। जब खरीद रहे थे तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो रहा था, जब खरीदा हुआ माल वापस करेंगे तो उसको हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं और परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब कितने का माल वापस किया है? 50 रुपये। अमाउंट वाले का 50। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि ये एंट्री आपका माल वापस करने का है तो बी गुड्स रिटर्न टू किसको? मोहन। बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन, यानी मोहन को माल वापस किया। इसके बाद अगला एंट्री है शंकर से माल वापस आया 16 अप्रैल। शंकर से माल वापस आया। अभी इसके पहले देखिए कि 11 अप्रैल को आपने शंकर को माल बेचा था। तो जब शंकर को माल बेचा था तो वो आपका सेल्स था। इसका मतलब शंकर से माल वापस आया है तो इसका मतलब बिका हुआ माल वापस आया है। जब बिका हुआ माल वापस आता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। जब बिका हुआ माल किन्हीं भी कारणों से वापस आता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो प्रिय छात्रों, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। इसलिए जब बिका हुआ माल वापस आएगा तो आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट आपका हो जाएगा सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट।
और ये माल वापस किससे आ रहा है, यानी कौन आपको माल दे रहा है, तो शंकर से माल वापस आया है, यानी माल देने वाला कौन है, शंकर है। तो शंकर से माल वापस आ रहा है, तो शंकर व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के खाते पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। और जब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि देने वाले के खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए शंकर जब माल वापस कर रहा है, यानी शंकर माल दे रहा है, इसलिए देने वाले के खाते को जब क्रेडिट किया जाता है तो शंकर के खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी क्रेडिट हो जाएगा टू शंकर, अमाउंट 40 रुपए। यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे कि गुड्स रिटर्न्स फ्रॉम शंकर, बीइंग गुड्स रिटर्न्स फ्रॉम शंकर, यानी शंकर से माल वापस आया। फिर इसके बाद अगला है 18 अप्रैल को, डेट वाले कॉलम में 18 अप्रैल। 18 अप्रैल में है मोहन को रोकड़ दी, मोहन को रोकड़ दी यानी मोहन को पैसा दिया, कितना, 4000 रुपये। तो प्लीज आप लोग मोहन को पैसा दिया है, तो मोहन को जब पैसा देंगे तो मोहन व्यक्ति का नाम है। जब मोहन व्यक्ति का नाम है तो ये आपका इससे रिलेटेड होगा पर्सनल अकाउंट से, क्योंकि व्यक्ति के खाते पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। और मोहन को जब पैसा दिया है तो पैसा संपत्ति है और संपत्ति के खाते किससे रिलेटेड होते हैं, रियल अकाउंट से। तो इसमें हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे और इसमें हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। तो जब मोहन को रोकड़ दिया है तो पैसा कौन पाएगा, मोहन पाएगा। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत पाने वाले के खाते को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो मोहन पैसा पा रहा है, इसलिए मोहन के खाते क्या होंगे, डेबिट, यानी मोहन डेबिट। और मोहन को क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। जब पैसा देंगे तो पैसा जाएगा और जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 4000। नरेशन हो जाएगा आपका बी कैश पेड टू मोहन, बी कैश पेड टू मोहन, मोहन को भुगतान किया। इसके बाद अगला है 20 अप्रैल को रमेश से माल खरीद किया, डेट में 2016 20 अप्रैल। रमेश से माल खरीदेंगे तो माल आएगा, खरीद रहा है तो खरीदने के लिए हम परचेज अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीद रहा है, तो रमेश से खरीद रहे हैं, यानी रमेश माल देने वाला है और देने वाले के खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा तो रमेश कितने का माल खरीदता है, तो 2000 रुपये, 2000 रुपये। नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, रमेश से माल क्रय किया। फिर इसके बाद अगला है 22 अप्रैल को शंकर से रोकड़ प्राप्त की। जब शंकर से रोकड़ प्राप्त करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा, आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और किससे प्राप्त किया है रोकड़, शंकर से, यानी शंकर पैसा देने वाला है और देने वाले के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हो जाएगा
शंकर। कितना पैसा प्राप्त किया है, यानी अमाउंट क्या है 2500। 2500 ऐसा होता है आपका बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम शंकर। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शंकर। फिर इसके बाद अगला है दिनेश को माल बेचा 1000 रुपये। 24 अप्रैल को दिनेश को माल बेचा। जब दिनेश को माल बेचेंगे तो माल दिनेश पाएंगे, इसलिए पाने वाले के खाते को डेबिट करते हैं, हो जाएगा दिनेश डेबिट। और माल बेचा है तो बेचने के लिए सेल्स अकाउंट यूज करते हैं, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 1000। नेक्स्ट हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू दिनेश। गुड्स सोल्ड टू दिनेश। फिर इसके बाद अगला एंट्री है 26 अप्रैल को आहरण किया। आहरण करेंगे। आहरण का मतलब क्या है कि जब व्यवसाय का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से माल या रोकड़ निकालता है तो उसे ही हम आहरण के नाम से जानते हैं। तो आहरण के लिए ड्राइंग शब्द यूज होता है, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब आहरण किया है, अमाउंट दिया 400, यानी आहरण उसने पैसे का किया है, पैसा निकालना है व्यवसाय से, तो पैसा व्यवसाय से बाहर जाएगा, और जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा तो पैसे कम 400। डायरेक्शन हो जाएगा इन कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बैंक कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आहरण की। फिर इसके बाद अगला है व्यापारिक व्यय 30 रुपये। 28 अप्रैल व्यापारिक व्यय के खाते आपके नाम मात्र खाते से रिलेटेड होते हैं। व्यय व हानि के खाते नाम मात्र खाते से रिलेटेड होते हैं, और नाम मात्र खाते के रूल क्या है कि व्यय व हानि के खाते डेबिट और आय व लाभ के खाते क्रेडिट। तो जब व्यापारिक व्यय दिए हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के खाते हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट हो जाएगा ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और ये एक्सपेंस आप पैसा देकर के किए हैं, यानी पैसा खर्च हुआ है, पैसा व्यापार से बाहर गया है, इसलिए जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्रेडिट हो गए, तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश। ये व्यापारिक व्यय है आपका 30 रुपया। डायरेक्शन हो जाएगा ट्रेड एक्सपेंस पेड। ट्रेड एक्सपेंस पेड। फिर इसके बाद अगला है 29 अप्रैल को वेतन हरीश को दिया। तो वेतन जब देंगे तो वेतन हरीश को दिया है, तो हरीश को वेतन दिया गया है, यानी पैसा किस पे खर्च हो रहा है, वेतन पे। तो जिस पर भी पैसा खर्च होगा उसके खाते डेबिट होंगे। तो पैसा सैलरी पे खर्च हो रहा है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट। और सैलरी के रूप में आप पैसा दिए होंगे हरीश को, यानी पैसा आपके पास से बाहर जाएगा, और जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अमाउंट सोल्ड।
ऐसा हो जाएगा बी सैलरी पेड टू हरीश, बीइंग सैलरी पेड टू हरीश, हरीश को वेतन भुगतान किया। फिर इसके बाद लास्ट है 30 अप्रैल को बिजली व्यय दिए। यहाँ पर भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस के खाते हमेशा डेबिट होते हैं, तो पैसा बिजली व्यय का हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और बिजली व्यय के रूप में आप पैसा दिए होंगे तो पैसा खर्च हुआ होगा, व्यय होगा, तो जाने वाले परिसर संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं, इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश अकाउंट 30 रुपये। नरेशन हो जाएगा बी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड हमारा जनरल एंट्री हो गया। इसके बाद हम टोटल करेंगे, पूरा का टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का टोटल करने पे आपका कुल अमाउंट जो भी आएगा उसको हम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में कुल फर्स्ट पेज से यहाँ तक जो भी टोटल आएगा वो सब दर्शाएंगे। फिर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में महायुद्ध हम दिखाते हैं, महायुद्ध यानी टोटल, और एलएफ में जिस देश की मुद्रा प्रचलित होती है उसका सिंबल हम इसमें शो करते हैं। जैसे भारत की मुद्रा आपका रुपया है, तो रुपये को हम ऐसे शो करते हैं, तो इसमें हम उसको दिखाएंगे, यानी जिस देश की जो मुद्रा होती है उसका सिंबल हम एलएफ वाले कॉलम में दिखाते हैं, और डेबिट और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट का लास्ट में हम टोटल कर देते हैं। तो इसका टोटल करने पे कुल अमाउंट आएगा 31,710, 31,710 ये हमारा जनरल एंट्री साथ होगा। तो प्रिय छात्रों, इसी प्रकार हम जनरल एंट्री करते हैं। यदि जो 3 खाते आपके पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट बताया गया है, यदि उसके बारे में आपको फुल जानकारी है, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं और उनके रूल क्या हैं, तो जनरल एंट्री करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो प्रिय छात्रों, इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें।